हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण आपकी नियमित कक्षाएं संचालित नहीं हो पा रही हैं। अतः आपके अध्ययन अध्यापन के कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हम लोगों ने व्हाट्सएप और वीडियो का माध्यम अपनाया है। इसी क्रम में मैं मंजू कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर आदित्य प्रकाश जलान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की ओर से आपके सामने आज उपस्थित हूँ। मैं आप लोगों को पेपर 8 नॉलेज एंड करिकुलम पढ़ाऊँगी। नॉलेज एंड करिकुलम में 6 यूनिट है। यूनिट 1 में आपको करिकुलम का अर्थ, परिभाषा, करिकुलम के उद्देश्य, करिकुलम के प्रकार, करिकुलम के सिद्धांत इत्यादि को पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको डिजाइनिंग ऑफ करिकुलम पढ़ना है, करिकुलम के क्या डिज़ाइन है इसको पढ़ना है। और यूनिट 3 में आपको एपिस्टेमोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन पढ़ना है। उसी तरह यूनिट 4 में आपको नेशनलिज्म, यूनिवर्सलिज्म इत्यादि पढ़ना है। यूनिट 5 में आपको फिलोसफिकल आधार पर विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों का अध्ययन करना है। यूनिट 6 में साइकोलॉजिकल आधार पे आपको समाज, सोसाइटी क्या है, कल्चर क्या है, मॉडर्निटी क्या है, शिक्षा को ये कैसे प्रभावित करने हैं इत्यादि पढ़ना है। मैं आप लोगों को यूनिट 3 पढ़ाऊंगी। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है एपिस्टेमोलॉजिकल बेस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के ज्ञान मीमांसकीय आधार। इसमें आप लोगों को पढ़ना है कि ज्ञान क्या है, ज्ञान की क्या अवधारणा है, ज्ञान का क्या अर्थ है, ज्ञान के कितने रूप हैं, ज्ञान मीमांसा का क्या कॉन्सेप्ट है, ज्ञान मीमांसा की क्या परिभाषा है, ज्ञान मीमांसा के क्या स्रोत हैं। इसके अलावा आपको इसमें पढ़ना है डिफरेंसेस बिटवीन, ज्ञान मीमांसा के आधार पर डिफरेंसेस बिटवीन नॉलेज एंड स्कूल, टीचिंग एंड ट्रेनिंग, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, रीजन एंड बिलीफ में डिफरेंस पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा, एक्टिविटी डिस्कवरी डायलॉग विथ रेफरेंस टू फिलॉसफी ऑफ गांधी एंड टैगोर, डीवी एंड प्लेटो को पढ़ना है। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं कि ज्ञान का अर्थ क्या है। ज्ञान एक ऐसा शब्द है जो सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है। ज्ञान किसी वस्तु या विषय के संबंध में यथार्थ जानकारी है। ज्ञान का अर्थ बहुत व्यापक है। ज्ञान शब्द का प्रयोग किसी वस्तु या विषय के संबंध में उसके वर्णन से होता है। ज्ञान का प्रयोग भौतिक एवं आध्यात्मिक जगत दोनों के संदर्भ में किया जाता है। यह ज्ञान इंद्रिय अनुभव के आधार पर संपन्न होता है। जैसे कोई बोलता है कि हमने हाथी को देखा है। आँखों के द्वारा हम हाथी को इंद्रियों के द्वारा, अनुभव के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो यदि हम कहते हैं कि हमने हाथी को देखा है, तो हाथी को हमने आँख के द्वारा देखा है कि हाथी का विशालकाय शरीर होता है, उसकी एक लंबी सूंड होती है, 4 पैर होते हैं इत्यादि हमने आँखों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया। इसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान के संदर्भ में साक्ष्य, तर्क, बुद्धि तथा अंतः प्रज्ञा का सहारा लिया जाता है। उसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब हम देखते हैं कि ज्ञान का क्या अर्थ है। सामान्य रूप से ज्ञान को एक जटिल तथ्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तथा यह स्पष्ट किया जाता है कि ज्ञान प्राप्त करना सरल नहीं है। ज्ञान को प्राप्त करने में अनेक जन्म बीत जाते हैं। इस प्रकार की अवधारणा समाज में सामान्य रूप से प्रचलित है। यह कथन पूर्णतः असत्य नहीं है तथा सत्य भी नहीं है। ज्ञान की दूसरी अवधारणा के रूप में ज्ञान एक सामान्य वस्तु है। इसे प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार हम खाना खाते हैं, सांस लेते हैं तथा अन्य दैनिक कार्य को संपन्न करते हैं, ठीक उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ज्ञान के आधार पे, इस अवधारणा के आधार पर
ज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। इस अवधारणा के आधार पर कि ज्ञान आध्यात्मिक रूप से भी प्राप्त किया जाता है और सामान्य रूप से भी प्राप्त किया जाता है, इस अवधारणा के आधार पर ज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान। पहला हम देखते हैं विशिष्ट ज्ञान, स्पेसिफिक नॉलेज। विशिष्ट ज्ञान के अंतर्गत उस ज्ञान को सम्मिलित किया गया है जो आत्मा, परमात्मा एवं आध्यात्मिक जगत से संबंधित होता है। विशिष्ट ज्ञान के अंतर्गत हम उस ज्ञान को रखते हैं जो आत्मा, परमात्मा और आध्यात्मिक जगत से संबंध रखता है। दूसरे शब्दों में इस ज्ञान का संबंध पारलौकिक जगत से होता है। पारलौकिक मतलब इस लोक से परे, इहलोक। इस ज्ञान की प्राप्ति दुष्कर एवं कठिन होता है। दुष्कर मतलब कठिन ही कहिए, जिसे प्राप्त करना काफी कठिन होता है। इस ज्ञान को प्राप्त करने में व्यक्ति को जन्मों तक परिश्रम एवं साधना करनी पड़ती है। इसका हम प्रमुख उदाहरण देखते हैं कि स्वामी जी त्रिकालदर्शी हैं, आत्मा अजर अमर है, राम प्रसाद अध्यात्म के प्रकांड विद्वान है तथा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना कठिन कार्य है इत्यादि। इसके प्रमुख उदाहरण इस प्रकार दिए जा सकते हैं कि स्वामी जी त्रिकालदर्शी हैं, फलाना व्यक्ति भूत भविष्य दोनों देख सकता है, दोनों बता सकता है, तो उनमें आध्यात्मिक ज्ञान की पूर्णता हम मान सकते हैं। नेक्स्ट है सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत उन सभी भौतिक वस्तुओं का ज्ञान सम्मिलित किया जाता है जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से तथा शाब्दिक रूप से प्राप्त करते हैं। जैसे यह एक मेज है, मैं स्कूटर चलाने जानता हूँ। यह ज्ञान विशिष्ट ज्ञान की तुलना में प्राप्त करना सरल होता है। ये जो जनरल ज्ञान है, सामान्य ज्ञान है, इसे प्राप्त करना विशिष्ट ज्ञान की तुलना में अधिक सरल होता है, इसलिए इसे सामान्य ज्ञान की श्रेणी में हम रखते हैं। अब हम देखते हैं ज्ञान की प्रकृति या स्वरूप क्या है। इसमें पहला है कि ज्ञान का संबंध चेतन से है। ज्ञान का संबंध चेतन से है। ज्ञान का संबंध चेतन जगत से होता है। ज्ञान के संबंध में चेतना की आवश्यकता होती है। पूर्ण रूप से विचार किया जाए तो ज्ञान मानव जीवन का ही एक अंग है। दूसरा है ज्ञान का संबंध ज्ञाता से होता है। ज्ञान का संबंध ज्ञाता से होता है। नॉलेज इज रिलेटेड टू लर्नेड पीपल। नॉलेज इज रिलेटेड टू लर्नेड पीपल। ज्ञान का संबंध सदैव ज्ञाता से होता है। ज्ञाता के अभाव में ज्ञान का कोई महत्व नहीं होता है। संसार में अनेक प्रकार की वस्तुएं होती हैं जिनका महत्वपूर्ण स्थान होता है। उन वस्तुओं के संबंध में कोई व्यक्ति नहीं जानता है कि जिनको ज्ञान की परिधि में नहीं लाया जा सकता है। जैसे मानव चंद्रमा के बारे में मात्र इतना ही जानता था कि यह एक उपग्रह है तथा इसका ज्ञान एक देवता के रूप में मानवों द्वारा किया जाता था। इस पर पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु के विषय में मानव कुछ नहीं जानता था, पर जैसे जैसे ज्ञान का खोज हुआ, मनुष्य चंद्रमा तक पहुंचा, तो चंद्रमा के बारे में हमारे ज्ञान की धारणा बदल गई। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु की ज्ञान की परिधि में तभी आती है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु ज्ञान की परिधि में तभी आती है जब वह ज्ञाता के संपर्क में आती है। तीसरा है ज्ञान का संबंध कौशल विकास से होता है। किसी क्षेत्र विशेष में कौशल विशेष का ज्ञान व्यक्ति को उस क्षेत्र का विशेषज्ञ बनाता है। जैसे एक व्यक्ति कृषि के बारे में बहुत अधिक जानता है तो वह कृषि क्षेत्र का विशेषज्ञ कहलाएगा। दूसरे शब्दों में एक कृषक ही कृषि के विषय में पूर्ण रूप से जानकारी दे सकता है। उसी प्रकार पशु चिकित्सक पशु के विषय में सही जानकारी दे सकते हैं और मानव चिकित्सक
मानवों के विषय में सही जानकारी दे सकते हैं, उनका सही इलाज कर सकते हैं। चौथा है ज्ञान एक अमूर्त वस्तु है। ज्ञान एक अमूर्त वस्तु है। नॉलेज इज फॉर्मलेस थिंग। नॉलेज इज फॉर्मलेस थिंग। ज्ञान को अमूर्त वस्तु के रूप में स्वीकार किया जाता है। ज्ञान को किसी व्यक्ति द्वारा नहीं देखा जा सकता है। जिस प्रकार हम संसार की अन्य वस्तुओं को देखते हैं, जैसे गाय, भैंस, कुर्सी, टेबल, गाड़ी, ट्रेन इत्यादि, जिसे हम आंखों से देख सकते हैं, परंतु ज्ञान को हम स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ज्ञान एक निराकार वस्तु है, उसका मात्र अनुभव किया जा सकता है। नेक्स्ट है ज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है। नॉलेज इज ए मेंटल प्रोसेस। ज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है। नॉलेज इज ए मेंटल प्रोसेस। ज्ञान का संबंध पूर्णतः मानसिक प्रक्रिया से, मानसिक अवस्था से होता है। मानव द्वारा अनुभूत संवेदनाओं का संबंध मन से होता है। ज्ञान प्राप्ति की अवस्था में प्रत्येक संवेदना को ज्ञान का रूप प्रदान करने में मानसिक क्रियाओं का संबंध होता है। नेक्स्ट है ज्ञान के लिए विषय आवश्यक है। ज्ञान के लिए विषय आवश्यक है। सब्जेक्ट इज नीडफुल फॉर नॉलेज। सब्जेक्ट इज नीडफुल फॉर नॉलेज। ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया उस अवस्था में ही पूर्ण होती है जब उसके लिए उसका विषय उपलब्ध हो। ज्ञान उसी अवस्था में पूर्ण होगी जब उसके लिए उसका विषय उपलब्ध हो। जैसे ईश्वरचंद विद्यासागर गणित के विद्यार्थी थे तथा गणित के ज्ञाता थे। इस कथन में ईश्वरचंद विद्यासागर का जितना महत्व है, उससे अधिक महत्व विषय का है, क्योंकि गणित विषय के अभाव में ईश्वरचंद विद्यासागर गणित के ज्ञाता नहीं हो सकते थे, और गणित विषय के ज्ञाता यदि ईश्वरचंद विद्यासागर नहीं होते तो आज हम ईश्वरचंद विद्यासागर को जानते भी नहीं। इसलिए ज्ञान के लिए विषय का होना आवश्यक है। नेक्स्ट है ज्ञाता का घटना से संपर्क। जो ज्ञाता है उसका घटना से संपर्क होना चाहिए। ज्ञान के लिए यह आवश्यक है कि ज्ञाता का उस घटना या परिस्थिति से संपर्क हो। संपर्क के अभाव में ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं कि एक बालक से पूछा जाए कि ताजमहल कहाँ पर है तथा कैसा है। इस तथ्य के पूर्ण तथा स्थायी ज्ञान के लिए बालक का ताजमहल से संपर्क होना आवश्यक है। इस स्थिति में यह संपर्क प्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है तथा अन्य किसी माध्यम से भी हो सकता है। प्रथम स्थिति में बालक को ताजमहल के पास ले जाया जा सकता है तथा उसको ज्ञान प्रदान कराया जा सकता है, तथा दूसरी स्थिति में बालक को किसी चित्र के माध्यम से ताजमहल का ज्ञान प्रदान कराया जा सकता है। इस प्रकार किसी न किसी रूप में बालक का ताजमहल से परिचय कराया जा सकता है। परिचय कराना आवश्यक है, तभी बालक ताजमहल के विषय में जानकारी दे पाएगा। नेक्स्ट है ज्ञान परिवर्तनशील है। नॉलेज इज चेंजेबल। ज्ञान परिवर्तनशील है। नॉलेज इज चेंजेबल। ज्ञान में समय एवं आवश्यकता के अनुसार परिवर्तनशीलता का गुण पाया जाता है। उदाहरण स्वरूप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्राचीन काल में शिक्षक केंद्रित माना जाता था। शिक्षक का आदेश सर्वोपरि होता था। शिक्षक अपने छात्रों को व्याख्यान के माध्यम से शिक्षा प्रदान करते थे। इस विधि को श्रेष्ठ माना जाता था, परंतु जैसे जैसे मनोविज्ञान का विकास हुआ, मनोविज्ञान के विकास ने यह सिद्ध कर दिया कि शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। शिक्षा बालक की रुचि, अभिरुचि, आवश्यकता, बालक की मनोवृत्ति, बालक की मानसिक अवस्था, बालक की शारीरिक अवस्था के अनुसार होना चाहिए। तो आधुनिक समय में शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के
संदर्भ में परिवर्तन किया गया। आज प्रत्येक शिक्षा शास्त्री बाल केंद्रित शिक्षा के विषय में ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तथा व्याख्यान विधि के स्थान पर बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का विकास किया गया, जैसे प्रयोजन विधि एवं समस्या समाधान विधि, प्रोजेक्ट मेथड एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि ज्ञान भी समय के अनुसार परिवर्तित होता है। नंबर 9 है, नेक्स्ट है ज्ञान परिस्थिति जन्य। ज्ञान का नेक्स्ट नेचर है ज्ञान परिस्थिति जन्य होती है। नॉलेज इज रिलेटेड टू कंडीशन। नॉलेज इज रिलेटेड टू कंडीशन। अनेक स्थितियों में ज्ञान परिस्थिति जन्य होता है। अनेक परिस्थितियों का स्वरूप भिन्न रूपों में प्रदर्शित होता है। जैसे किसी व्यक्ति द्वारा पतझड़ के समय पेड़ों को देखा जाता है तो उस समय पेड़ों के संबंध में उसका ज्ञान अलग रूप में होगा तथा उसके द्वारा पेड़ के संबंध में किया गया वर्णन भी अलग होगा। इसके विपरीत कोई दूसरा व्यक्ति पतझड़ के बाद पूर्ण पत्तियों से लदी हुई पूर्ण वृक्ष को देखता है तो उसका वर्णन अलग हो जाता है। पेड़ के प्रति उसका, पेड़ के संदर्भ में उसका जो वर्णन होगा वह अलग हो जाएगा। तो हम इस प्रकार हम देखते हैं कि ज्ञान जो होती है वो परिस्थिति जन्य परिस्थितियों पर आधारित होती है। नेक्स्ट है ज्ञान तथ्यों का विश्लेषण है। नॉलेज इज एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स। ज्ञान परिस्थितियों का, तथ्यों का विश्लेषण है। नॉलेज इज एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स। ज्ञान के माध्यम से विभिन्न प्रकार के तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है। ज्ञान के माध्यम से विभिन्न प्रकार के तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान प्राप्ति में एवं उसके वर्णन में तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है। जैसे व्यक्ति सर्वप्रथम एक गाय को देखता है, इसके पश्चात उसके रूप, रंग, उसके गुण, उसकी विभिन्न प्रकार की आकृतियों की ओर उसका ध्यान जाता है। सर्वप्रथम वो गाय को देखता है। उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति सर्वप्रथम किसी गाय को देखता है तो उसके मुंह से सिंपल निकलता है कि यह एक गाय है। उसके बाद उसका गाय के रंग, रूप, उसके गुण और उसकी विभिन्न प्रकार की आकृतियों पर ध्यान जाता है, तब वह उस ज्ञान को प्राप्त करता है जो कि गाय से संबंधित है। इस प्रकार धीरे धीरे वह उससे संबंधित प्रत्येक तथ्य का ज्ञान प्राप्त करता है। अतः ज्ञान को एक विश्लेषणात्मक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट है ज्ञान तथ्यों का संश्लेषण है। ज्ञान की प्रक्रिया में अनेक तथ्यों को जोड़कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए संगीत के ज्ञान में किसी एक तथ्य का योगदान नहीं है। कोई व्यक्ति तबला बजाता है, कोई हारमोनियम बजाता है तो कोई गीत गाता है। वरन संगीत की लय एवं तान के लिए उसके विविध वाद्य यंत्रों की संयुक्त प्रक्रिया के बारे में जानना आवश्यक होता है, क्योंकि प्रत्येक वाद्य यंत्र की क्रियाएं एक दूसरे से संयुक्त मतलब मिलकर ही संगीत के रूप में विकसित होती है। यदि गायक हो और तबला हारमोनियम ना हो तो भी संगीत अधूरा है। तबला हारमोनियम हो और गायक ना हो तो भी संगीत अधूरा होता है। तो सभी संयुक्त रूप से मिलकर संगीत का निर्माण करते हैं, संगीत को विकसित करते हैं। इस प्रकार ज्ञान एक संश्लेषणात्मक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया गया है। ज्ञान को एक संश्लेषणात्मक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट है ज्ञान का क्षेत्र व्यापक होता है। ज्ञान का क्षेत्र व्यापक होता है। द फील्ड ऑफ नॉलेज इज ब्रॉड। व्यापक होता है, ब्रॉड। ज्ञान का क्षेत्र व्यापक होता है। ज्ञान के अभाव में मानवीय जीवन पशुओं के जीवन से भी निम्न स्तर का हो सकता है। ज्ञान के आधार पर आदि मानव से
वर्तमान मानव तक का स्वरूप विकसित हुआ है। वर्तमान में भौतिक एवं आध्यात्मिक प्रगति का आधार ज्ञान को ही माना जाता है। ज्ञान को तथ्यात्मक रूप में स्वीकार करके उसका स्वरूप और अधिक व्यापक होता जा रहा है। आज प्रत्येक विद्वान एवं शिक्षा शास्त्री के विचारों को पाठ्य पुस्तक, दूरदर्शन एवं इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है ज्ञान में चिंतन का समावेश, इंक्लूशन ऑफ थिंकिंग इन नॉलेज। ज्ञान में चिंतन का समावेश, इंक्लूशन ऑफ थिंकिंग इज नॉलेज। ज्ञान में चिंतन के समावेश की प्रक्रिया को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है कि एडिसन ने पक्षियों को उड़ते देखा तो उसके मन में यह विचार आया कि यह चिड़िया क्यों उड़ती है, मनुष्य इस प्रकार क्यों नहीं उड़ सकता है। चिड़िया को उड़ते देख के एडिसन के मन में यह ख्याल आता है कि चिड़िया उड़ सकती है, यह क्यों उड़ती है, अगर चिड़िया उड़ रही है तो क्यों उड़ रही है, और मनुष्य क्यों नहीं उड़ सकता है। इस प्रश्न का उत्तर शिक्षक से न मिलने पर उसने अपनी माँ से पूछा तथा माँ ने टालने के लिए एडिसन को कहा कि चिड़िया को कीड़े खाती है इसलिए उड़ती है। माँ ने टालने के लिए कह दिया कि चिड़िया जो है वह कीड़े खाती है इसलिए वह उड़ती है। एडिसन की चिंतन प्रक्रिया ने यहाँ विश्राम नहीं लिया। इतना सुनने के बाद एडिसन संतुष्ट नहीं हुआ। उसने आगे सोचा कि मनुष्य भी उड़ सकता है यदि उसे कोई कीड़े खिला दिए जाएं। इसलिए उसने अपनी नौकरानी की लड़की को कीड़े घोलकर पिला दिए। इस चिंतन प्रक्रिया के आधार पर ही उसने विद्युत की खोज की। विद्युत बल्ब की खोज एडिसन ने किया है। इस प्रकार ज्ञान की प्रक्रिया में चिंतन का समावेश होता है जिसके आधार पर ही ज्ञान के स्वरूप का विस्तार होता है। नेक्स्ट है ज्ञान का जिज्ञासा, ज्ञान में जिज्ञासा का समावेश। ज्ञान में जिज्ञासा का समावेश, इंक्लूशन ऑफ क्यूरियोसिटी इज नॉलेज। इंक्लूशन ऑफ क्यूरियोसिटी इन नॉलेज। ज्ञान में जिज्ञासा का तथ्य समाहित होता है। इस जिज्ञासा के आधार पर ही ज्ञान का क्षेत्र व्यापक होता है। मानव द्वारा चंद्रमा पर पहुंचना उसकी जिज्ञासा का ही परिणाम है। चंद्रमा को देखकर मानव कथा कहानियों में सुनता था कि चंद्रमा है, चंद्रमा की 2 पत्नियां थीं या 3 पत्नियां थीं, जो चंद्रमा ऐसे है वैसे है। ये सुनकर मानव का जिज्ञासा जो है वो उत्सुकता मारने लगा और इस उत्सुकता को शांत, इस जिज्ञासा को शांत करने का परिणाम है कि मानव चांद तक पहुंचा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों की खोज एवं बाल केंद्रित शिक्षा का विकास भी जिज्ञासा का ही परिणाम है। नेक्स्ट है ज्ञान में निरंतर प्रक्रिया का समावेश। ज्ञान में निरंतर प्रक्रिया का समावेश। ज्ञान में निरंतर प्रक्रिया का समावेश होता है, अर्थात ज्ञान एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ज्ञान प्राप्ति की कोई समय सीमा नहीं होती है क्योंकि ज्ञान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट है ज्ञान में असत्य का समावेश। ज्ञान में असत्य का समावेश, इंक्लूशन ऑफ फॉल्स इन नॉलेज। ज्ञान में असत्यता का समावेश होता है। ज्ञान को जिस रूप में हम स्वीकार कर रहे हैं यह आवश्यक नहीं कि वह ज्ञान सत्य हो। जिस रूप में हम ज्ञान को देख रहे हैं यह आवश्यक नहीं है कि वह ज्ञान सत्य हो। अनेक संदर्भों में ज्ञान असत्य भी सिद्ध होता है। जैसे प्राचीन समय में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्याख्यान विधि को
प्राचीन समय में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्याख्यान विधि को महत्वपूर्ण स्थान था। प्राचीन काल में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया थी वह शिक्षक केंद्रित थी, लेकिन वर्तमान समय में इसकी सत्यता एवं वैधता पर संदेह किया जाने लगा है और मनोविज्ञान के विकास के साथ साथ यह सिद्ध हो गया कि शिक्षक केंद्रित और व्याख्यान विधि जो है वो बालकों के लिए उचित नहीं है। उसके स्थान पर बाल केंद्रित शिक्षा, प्रोजेक्ट विधि, ह्यूरिस्टिक विधि इत्यादि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इत्यादि को अपनाया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि ज्ञान की महत्वपूर्ण जो प्रकृति है उसको हमने आपको बताया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ज्ञान की क्या आवश्यकता एवं महत्व है। ज्ञान की प्रकृति के आधार पर हम ज्ञान की आवश्यकता और महत्व को डिफाइन कर सकते हैं। ज्ञान की निम्नलिखित आवश्यकता है: चरित्र के विकास के लिए, व्यावसायिक विकास के लिए, रोजगार के लिए, उच्च जीवन स्तर के लिए, शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, सांस्कृतिक विकास के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए, छात्रों के संतुलित विकास के लिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए, समायोजन क्षमता के विकास के लिए, आत्म अभिव्यक्ति के विकास के लिए, अवकाश के क्षणों के सदुपयोग के लिए, सामाजिक गुणों के विकास के लिए, मानव के जो स्वाभाविक सामाजिक गुण हैं जैसे प्रेम, सहानुभूति, सहृदयता इत्यादि, शिक्षा अधिगम सामग्री के प्रयोग एवं निर्माण के लिए ज्ञान की आवश्यकता और महत्व है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको आज का पाठ समझ में आया होगा और आप सबों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और कोई भी समस्या है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। यदि कोई पाठ आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।